हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड आपने देख लिया होगा। अच्छा, एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे सीज़न को अभी तक जो रन करते दिखाई दे रहे हैं मेन कैरेक्टर, रजत, अविनाश और बिविन। ये तीन कैरेक्टर हैं जो कि इस पूरे सीज़न को इन्हीं पे डिपेंड करता है कि ये सीज़न फ्लॉप जाएगा कि हिट जाएगा। अभी तक तो इन तीनों ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, अपनी तरफ से पूरा कंटेंट दिया है, एंटरटेनमेंट दिया है। चलिए पहले रजत की ही बात कर लेते हैं। रजत का एक पैटर्न बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या होता है उसका हर बार का कि मैं तो बुरा आदमी हूँ, मैं तो गंदा आदमी हूँ। अब कोई अगर गंदा आदमी होता है वो अपने आप के मुंह से, अपने ही मुंह से अपनी बुराइयां कर रहा है वो, कि मैं तो भाई बुरा हूँ, मैं तो गुंडा हूँ। तो अगर वो गुंडागर्दी भी करेगा ना, तो सामने वाले को या फिर ऑडियंस को या फिर जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही आसपास वालों को कोई फ़र्क पड़ेगा। भाई ये तो है ही गुंडा। वो इसीलिए अपनी इमेज दिमाग से खेल रहा है बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो पहले ही सबके दिमाग में बिठा देना चाहता है कि ये तो भाई पहले से ही बोल रहा है कि मैं तो बुरा आदमी हूँ, मुझसे अच्छा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो। ऐसा सोसाइटी में भी होता ही है। जैसे क्लास में कोई नालायक बच्चा होता है और वो नालायकी रोज करता रहता है, रोज करता रहता है, और सबको उसकी आदत सी पड़ जाती है कि भाई ये तो है ही नालायक, है ना, ये तो शरारती है ही बच्चा। तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। और अगर वो बाजी चांस कोई ऐसा काम कर दे, मतलब अच्छे मार्क्स ले आए, कोई अपना होमवर्क या फिर अच्छा स्कोर कर दे किसी एग्ज़ाम में, तो सब सरप्राइज हो जाते हैं, उसकी वाह वाही, वो अचानक हीरो बन जाता है पूरी क्लास में। गलत काम वो चाहे कितने भी कर ले, कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो तो है ही ना लायक। तो उसी तरीके से ये सबका ब्रेन वॉश कर रहा है कि भाई मैं तो गुस्से में गालियां देता हूं, मेरे मुंह से गालियां निकल जाती हैं। ये इसने एक पैटर्न बना के रखा है सबके दिमाग में। मतलब गुस्सा किसी और को तो आता ही नहीं है घर के अंदर। ना लड़कियों को आता है, ना विभिन्न को आता है, ना अविनाश को आता है। इतना सब कुछ उनके साथ हो रहा है, उनको गुस्सा आता ही नहीं है, ना उनको गालियां देना आता है। गालियां देना सिर्फ रजत को ही आता है। रजत को ही परमिट मिला हुआ है कि वो गालियां दे सकता है, फिजिकल हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता। अब तो उसका फिजिकल होना ऐसी आम बात हो गई है घर के अंदर। फिजिकल भी होता है तब भी सब अरे हाँ ठीक है, अच्छा वो लड़ रहा है, ठीक है लड़ रहा है। देखा होगा आप आज की फाइट में भी, जब फिजिकल हुआ है अविनाश के साथ, तो वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर थे वो थे ही नहीं, ऑन द स्पॉट थे ही नहीं। बिविन भी नहीं था, शिल्पा भी नहीं थी, चुम भी नहीं थी। ये तीन चार जो कैरेक्टर हैं ये नहीं थे वहाँ पे। भाई ऐसा क्यों? करण का सीधा सीधा कहना क्या होता है कि भाई कोई अगर लड़ाई करता है तो बीच में मत जाओ, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो लड़ाई करूंगा ही नहीं। ये अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाता है। कई बार देखा होगा आपने। अभी तक रजत की कोई ऐसी फाइट क्यों, आई मीन रजत की नहीं, करण की कोई फाइट ऐसी हुई क्यों नहीं है भाई? इसे प्रॉब्लम तो बहुत बुरी तरीके से है। अविनाश से बहुत गंदी प्रॉब्लम है इसको, बिविन से बहुत गंदी प्रॉब्लम है करण को। लेकिन फिजिकल फाइट होती है, एक आमना सामना होता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं। वो क्यों नहीं हो रही है? ये कोल्ड वॉर करना चाहता है, कोल्ड वॉर कर रहा है ये। जैसे पीछे चाबी लगाना, चाबी लगाना, भाई कितनों को ही आज भी इसने चाबी लगाए, जैसे औरतों का काम होता है वैसा काम कर रहा है ये। मैं बताऊं इसके बारे में। रजत और अविनाश का पहले फिनिश कर देते हैं। फिजिकल होना उसने अपना पैटर्न बता दिया है। पहले गालियां दो, फिजिकल भी हो जाओ, और फिर माफ़ी मांग लो। गालियां दो, माफ़ी मांग लो, यही चलता रहेगा। और जब तक ये घर के अंदर रहेगा हम यही पैटर्न लगातार रिपीट एंड रिपीट देखते रहेंगे। लेकिन आज इसका एक घमंड जरूर टूटा है रजत का। रजत का घमंड किसने तोड़ा है? अविनाश ने भी तोड़ा है और बिविन ने भी तोड़ा है। जब फिजिकल हुआ, इस तरीके से जा रहा था वो, ऐसे चांटा वांटा तो मार नहीं सकता। जब फिजिकल हुआ तो अविनाश डटा रहा। ठीक है, अविनाश के हेटर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अविनाश में मात्र 60 kg वजन होगा और रजत में है 110। अब आप आइडिया लगा लीजिए, वो दुगना है। और वो पहलवान है और वो एक्टर है। वो रेसलर है, ठीक है, और वो एक्टर है। ये आप डिफरेंस समझ के तब बात करना। ये आमना सामना मतलब उसके सामने खड़ा रहना। अविनाश आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, हाँपने पे मजबूर कर दिया रजत को, बिठा दिया उधर, और कह रहा है चल जा, ऐसे कर रहा है। रजत कर रहा है चल जा, जा अपना काम कर, मतलब उसको अब भगा देना चाहता, उसको फेस नहीं करना चाहता। तो यहाँ अकड़ तो ठिकाने लग चुकी है रजत की। यहाँ पे ये मानो या ना मानो,
ये आप बोल सकते हो कि ठीक है वो आ, जो गेम हुआ था, टास्क हुआ था, उसमें भारी पड़ा रजत, आई एग्री, लेकिन घमंड जरूर टूटा है। अब ये मुझे नहीं लगता कि फिजिकल होने आएगा। फिजिकल का आप भूल जाइए, अविनाश के साथ तो ये फिजिकल अब मुश्किल ही है, क्योंकि अविनाश अब समझ चुका है इसमें कुछ नहीं है, हवाबाजी बहुत ज़्यादा है। ये लोग एक तो पकड़ लेते हैं, दिक्कत तो ये है। एक बार होने दो, रूल टूटने दो ना, कहाँ तक जा सकता है जाने दो ना, पता चल जाएगा। अपने से उसे ये समझ नहीं आ रहा, ये तमीज़ नहीं है कि वो उसका वजन तो देख ले पहले भाई। लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है, ये गलतियां करेगा, फिर से गालियां, लड़कियों के सामने गंदी गालियां दे रहा है। अविनाश के घर वालों को क्या बोला है इसने, आप समझ रहे हैं? कोड वर्ड में बोला कि तेरे जब अविनाश ने बोला कि चाट ले, जा उसकी चाट ले, ऐसे मतलब, तो फिर क्या कह रहा है कि तेरे घर में कौन कौन है, ऐसे जब बोला रजत ने, तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या बोला है कोड वर्ड में। जो सुत्रिका है, सुरुतिका नहीं, अब सुत्रिका है उसका नाम, सुत्रिका ऐसे मुंह दबा रही है कि हाय क्या बोल रहा है, समझ में सबको आता है, लेकिन फिर भी अविनाश की ही गलती है, फिर भी विभिन्न की ही गलती है। अगर उनकी गलती है तो वो सॉरी तो नहीं बोलते, सॉरी तो तुम्हारा रजत ही बोलता है। अगर किसी से गलती हुई, अगर मुझसे गलती हुई है, आपको बुरा लगा है भाइयों बहनों, तो आई एम सॉरी, बस हो गया, उसका काम खत्म। उसे पता है कि मुझे कैमरे पे ही रिकॉर्ड करवाना है, अंदर से कोई फीलिंग सॉरी वाली नहीं है उसके दिमाग में। वो ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रहा है, और उसे पता है कि वीकेंड के वार पे मुझसे कोई सवाल वगैरह पूछा जाएगा तो बोल दूंगा मैं सॉरी बोल दिया था। वीकेंड के बार पे भी इसने बिना कहे सॉरी बोल दिया था सलमान सर के सामने, आपको याद होगा पिछले वीकेंड के बार पे। अब देखो, कोई गलती करता है, पहली बार करता है, सॉरी बोल देता है, तो हमारे दिल में जगह सी बन जाती है उसके लिए कि यार इसने अपनी गलती एक्सेप्ट करके सॉरी बोल रहा है, ये तो खुद ब खुद बिना कहे अच्छा ही होगा। लेकिन रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, समझ तो चुके हैं इसका गेम सब क्या है। ये बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी पे उतर आया है, बाहर ऐसी आवाज़ अब उठने लगी है कि बिल्कुल ये थ्रेटन कर रहा है भाई। बिग बॉस सीजन 18 रियलिटी शो के नाम पे ये किसी को भी गालियां दे रहा है, नेशनल टेलीविज़न पे किसी को भी धमकी दे रहा है। ये क्राइम होता है यार, ये क्राइम की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये लोग बाध्य इसलिए हैं क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए हैं, धमकियां वगैरह ये सब वहाँ पे अलाउ कर दिया गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई इस पे कंप्लेन भी नहीं की है अविनाश ने, ना ही विभिन्न ने। तो ये चीज़ें चल रही हैं घर के अंदर। तो खैर ये होने के बाद चलिए, ये फाइट निपट गई, उसके बाद आते हैं टास्क पे। टास्क में ज़्यादातर देखा गया कि फिजिकल 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 यही सब चीज़ें थी। टास्क तो उसी टाइम डिसाइड हो गया था जब एक तरफ 3 मुस्टंडे और दूसरी तरफ 2 बंदे। ये अनफेयर तो यहीं से दिखाई दे ही गया था, क्या ही इसके बारे में बोलेंगे। तो बिग बॉस खुद अपना दिमाग लगाते हैं कि मुझे किसको जिताना है, किसको हराना है, वो उनका अलग ही है। लेकिन जब एक तरफ 3 लड़के रख दिए तुमने, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 लड़के हैं, जिसमें विभिन्न जिम भी नहीं करता है, फिट भी है या नहीं है वो उसका नहीं पता, लेकिन ताकत तो है, ऐसी बात नहीं है। पूरा टफ कंपटीशन दिया है उसने बड़ों बड़ों को। और दुर्भाग्य से अविनाश को ये लोग पहले ही राउंड में बाहर कर देते, तो फिर फैसला तो वहीं पे हो गया था। एलिस, जो मुझे तो बेवकूफ़ाना उसकी बेवकूफ़ एक हरकत लगी, जो कि वो पहले से ही बोल रही है शिल्पा से कि मैं अपने लड़की होने का फ़ायदा उठाऊंगी, पहले ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही है। अरे तुझे उठाना है तो उठा ले, चाहत जैसे करती है, एक लड़की के वस्त्रों को छुआ, एक लड़की के सामान को छुआ, जैसे चाहत कर लेती है ना, वो कहती तो नहीं है पहले, ये स्टेटमेंट तो नहीं देती है पहले कि अब मैं लड़की होने का फ़ायदा उठाऊंगी। अब पहले ही उसने बोल दिया शिल्पा से। अब शिल्पा से वीकेंड के बारे पे पूछा जाएगा कि एलिस ने तुमसे क्या कहा था, शिल्पा कह देगी कि एलिस ने ऐसा कहा था कि मैं अपने लड़की होने का फ़ायदा उठाऊंगी। फिर आरोप उसने किस पे लगाया, रजत पे लगा दिया। फिर रजत ने जैसे छुआ था उसको, अब छुआ था कि धक्का लगा था या जानबूझ के हटाया गया था, भाई वो तो टास्क ही ऐसा था। उसमें आप ये कह दो उस बात को कि इसने जानबूझ के मारा, या फिर वो ये कह दे कि मेरे हाथ तो ऐसे थे, ऐसा तो होना ही था, ये तो टास्क है, तो उसकी बात भी सही है, और उसको धक्का लगा उसकी भी बात सही है। यहाँ पे कोई फैसला इस बात का हो ही नहीं सकता। चलिए ये बात ख़त्म। उसके बाद क्या होता है, बात कर लेते हैं। घर में दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा ठरकुल्ला, मुझे बहुत ही
इसके बारे में कम बात होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है कहीं ना कहीं। फेस देखिए, जो मैन फेस हैं शो के, विभिन्न, रजत और अविनाश, ये लोग तो मैन हैं ही, लेकिन एक पीछे से जो खेलता है ना, वो है सबसे बड़ा ठरकुल्ला। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ करण की। इसका नाम आज से ठरकुल्ला ही रखा जाएगा। देखिए किस तरह से इसने टास्क का फ़ायदा उठाया है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इसने मतलब चुम को पकड़ लिया है और बाहों में उठा लिया है। पूरा पूरा इसने फ़ायदा उठा। अब चुम बेचारी क्या करेगी? वो क्या विरोध करेगी? क्या वो ये कहेगी कि इसने मुझे छेड़ा है? क्या वो ये कहेगी कि इसने मुझे फिजिकल टच किया है? नहीं, वो भाई उसने पूरा उठा लिया है, उसको कमर पीछे से पकड़ा है, पूरे मज़े लिए हैं। मैं ये सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ भाई, उसका कोई ये इंटेंशन नहीं था। वो टी बना भी नहीं रही थी जो इनको टी बनाने के लिए दिया था। ऐसा भी नहीं है कि वो टी किसी की बना रही हो या बिगाड़ रही हो, अलग ही थी वो। और उसको बस फिजिकल टच होना था, उसको हक करना था, मतलब फ़ायदा पूरा उठाया है। और जब अलार्म बजा, घोषणा हुई, एक अलार्म बजा, तब भी उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। और मुंह से क्या निकला इसके कि अरे यार ये बच गया क्या? तो यहाँ इंटेंशन तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अपनी ठरकपन पूरी कर रहे हो उसके साथ। अब देखो, चुम भी कोई नादान तो है नहीं, 10 साल का रिलेशन है इसका। बाहर थोड़ा सा भी गैप आ गया है उसमें, जो बग्गा और इसके बीच की कन्वर्सेशन थी उसमें साफ साफ पता चला 10 साल का रिलेशन, उसमें थोड़ा सा अभी ब्रेकडाउन आ चुका है। ये बाहर निकलेगी तब चीज़ें आगे बढ़ाए ना बढ़ाए वो इसकी इच्छा है। लेकिन ये अपने आप को फिजिकल टच करवा रही है, कोई इसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये कितनी गलत बात है। या तो तुम उसको ऑफिशियल करो कि है तुम्हारा रिश्ता कुछ। और अगर कोई पूछता है कि क्या है, रील्स बन रही है तुम्हारी, तो रिएक्शन क्या आता है इन लोगों का? ना 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 ना, हमारा कुछ नहीं है ना। ये तो दोगले मत बनो ना स्क्रीन पे। या तो दिखाओ मत, इतनी केयर कर रहे हो आज भी उसके डाई वाई लगाने की, तुमने जो अ, करा है पूरा प्रोसेस, वो पूरे भारत ने देखा होगा। इतनी केयर कौन करता है भाई? किसी और के साथ तो हमने नहीं देखा इतना तुम्हारा लचीलापन। लड़के तो और भी हैं वहाँ पे जो तुमसे दाढ़ी अपनी ट्रिम करवाना चाहते होंगे, हेयर कट करवाना चाहते होंगे। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ उस ठरकुल्ले के लिए क्यों है? बात अब यहाँ पे, आज जो बात कर रहा था ये, उसने भी पकड़ के बिठा लिया कशिश ने इसको कि क्या है तुम्हारा हिसाब किताब, कैसा है तुम्हारा रिलेशन, शादी का सीन क्या था। तो कह रहा है कि दो मेरी शादियां हुई थी और बस ना कोई मतलब बच्चा हुआ, और एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा मन भर जाता है और इसलिए पहली गई दूसरी भी गई। तो ये ठरकपन नहीं है तो और क्या है? मुझे ये आइडिया तो नहीं है खैर कि अब इसका बच्चा कोई है कि नहीं है, लेकिन अगर वाकई इसमें इसकी कोई बच्चा नहीं है तो इसका मतलब तो इसने अय्यासी की है ना। अय्यासी, अब देखिए ऐसा होता है कि बंदा 30 साल तक कोई बच्चा नहीं करता, चलो 35 साल तक कोई बच्चा नहीं करता, लेकिन बंदा 40 साल का हो चुका है तो उसे बच्चा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ये ठरकुल्ला बहुत बड़ा वाला है। इसने पहली बीवी से मज़े लिए, मन भर गया, छोड़ दिया। दूसरी बीवी से मज़े लिए, वो क्या बोलते हैं, मजबूरी का नाम दिया कि मजबूरी थी, गैप आ गया, लॉकडाउन आ गया, ये लॉकडाउन में शादी तोड़ दी इसने। कैसा ठरकुल्ला आदमी है। फिर शायरियाँ बोलता है और शायरी बोल के निकल जाने की कोशिश करता है। भाई हर शायरी बोलने वाला बंदा शरीफ नहीं होता। ये क्या बात हुई कि जो शायरी बोल दे, कोई सैड शायरी अगर तुम्हें सुना दे, जैसे जाकिर है या कोई भी है, तो क्या वो बहुत अंदर से सज्जन आदमी है? भाई प्रोफेशन है वो उसका, उससे पैसा आता है, उसका पैसे कमाते हैं उससे, वो अलग है प्रोफेशन, और इनका कैरेक्टर अलग है। तो शायरी को डिफाइन मत करो कि यार ये शायरी बोलता है, सैड शायरी बोलता है, इसके दिल पे तो बड़े जख्म हैं, बड़ा अच्छा आदमी होगा ये। ऐसा कुछ नहीं होता है। खासकर ये ठरकुल्ला तो बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, पीछे से लड़ता है हमेशा औरतों की तरह, सामने कभी आता नहीं है। बस अविनाश के साथ इसकी एक टक्कर हुई थी और फिर इसको समझ आ गया कि मैं किस जगह पे स्टैंड करता हूँ। स्वार्थी ये इतना बड़ा है कि सबसे एक्सपेक्ट करता है कि सब मुझे अपने हिस्से का खाना दे दें खाने के लिए, लेकिन मैं किसी को ना दूं। आपने अभी तक इसको ये ऑफ़र करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। चुम को ज़रूर ऑफ़र करता है ये, बाकी किसी के लिए एफर्ट नहीं डालता कि ये लो तुम खा लो या तुम खा लो। सबसे पहले उठता है, सबसे पहले उठा है, एंथम बजने से पहले उठ जाता है, अपने लिए आमलेट अंडा राइस बनाता है, उसको खाता है। फिर तुझसे ही दिन तुझसे ही रात, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, कितना एनर्जी आ जाती है खाना खा के।
सब लोगों से पहले उठ के तुम अ, एक डाइट पूरी एक मील खा ले रहे हो, और फिर उसके बाद जब सब लोग उठेंगे वो भी अपनी एक मील बनाएंगे, खाना बनाएंगे, तो उनके साथ भी बैठ के खाएगा। कोई चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, तो वो भी ये खाएगा। और इसके बाद भी कोई कोई ऐसा होता है कि जो इसके ग्रुप के लोग हैं वो इसको ऑफ़र करते हैं, फ्रूट्स ऑफ़र कर दिया, वो खा लिया। तो ये खाने में खद्दू बहुत बड़ा वाला है। और फिर ज्ञान भी पेलता है पूरे दिन किसी ना किसी को, कह रहे ऐसा ना हो कि लास्ट में बचे ही ना, रजत को ज्ञान दे रहा था। तो बहुत बड़ा वाला है ये। एक है श्रुतिका। श्रुतिका भाई अपने हिस्से का फुटेज लेने की भरसक कोशिश करती है। वो श्रुतिका नहीं है, वो चिमकांडी है। वो उसकी आवाज़ इरिटेट करने लगी है, बहुत चुभती है उसकी आवाज़। लॉजिक होता है, हर बात में उसके लॉजिक होता है, लेकिन वो बायस इतनी है कि उसे गलती सिर्फ उन दो ही लोगों की दिखती है, इसलिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू अब मायने नहीं रखता। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इससे इतना बात करते ही क्यों है। विपिन और अविनाश अगर इस लड़की से बात ना करें, इसका करियर ख़त्म है, अंदर फुटेज ही नहीं मिलेगा इसको, कोई फुटेज नहीं मिलेगा इसको। सब जो भी वहाँ पे चोरी कर रहा है, विपिन की और अविनाश के साथ जो भी चोरी करता है, खुलेआम बोल देता है कि हाँ मैंने चुराया तेरा हिसाब किताब, मैंने तेरी चाय चुराई, मैंने तेरी कॉफ़ी चुराई। क्यों बोलता है? कि ये इंस्टिगेट हो मुझसे आए लड़ने के लिए और मुझे थोड़ी बहुत फुटेज मिल जाए। यही है ना। अगर वो लड़ेगा ही नहीं, अब मान लीजिए ये कॉफ़ी ये करते हैं, कॉफ़ी चुराते हैं विपिन की, चाय चुराते हैं, वो उसके बिस्तर पे जाके बैठ जाती है, रजत उसके बिस्तर पे जाके लेट जाता है, तो क्या वाकई इनको लेटना होता है? क्या वाकई इन्हें कॉफ़ी की ललक लग रही होती है? देखो बग्गा पाजी को तो ललक है, बाकी ये लोग फुटेज के लिए करते हैं कि ये आए हमसे झगड़ा करे, हमारी थोड़ी सा स्क्रीन टाइम बढ़े। रजत उस बेड पे कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी सोया। किसके कहने पे, किसके इंस्टिगेशन पे, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो? सारा को और अरफीन को। रजत का कोई मुझे एक आदमी ऐसा हो कि ये बता दे कि उसका मुद्दा आखिर है क्या, प्रॉब्लम क्या है उसकी। वो अरफीन और सारा के लिए लड़ रहा है, जबकि कोई उसको बोलता भी नहीं उसका मुद्दा। मतलब वो बिस्तर पे क्यों आके लेटा होगा, मुझे ये समझ नहीं आया। देखो बिस्तर पे सबसे पहले तो सारा बैठी थी, सारा धीरे धीरे करके उसके जो हार्मोन्स हैं वो डाउन हो रहे थे, वो कन्वेंस हो गई थी कि यार ठीक है परेशान हो रहा है, चली जाती हूँ। हालांकि करने वो भी परेशानी आई थी। तो जब सारा चली गई, फिर रजत ने देखा कि यार सीन क्रिएट नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया है, चलो मैं जाके बैठता हूँ, लेटता हूँ, और मुझसे आके लड़ेगा तो मज़ा आएगा। उसे मज़े चाहिए बहुत ज़्यादा। परेशान जब तक विपिन और अविनाश परेशान होंगे, इनके मज़े बने रहेंगे। ऐसे ही आज देख लिया, फुटेज उसने भी ले ली। अब चाहत पांडे ने उसका मग्घा उग्घा कॉफ़ी वाला था वो चुरा लिया, स्क्रीन टाइम उसको भी मिल गया। और फिर पीछे से ठरकुल्ला क्या कह रहा है, करे ये तो बोलते कि अच्छी थी कॉफ़ी, इंस्टिगेट करता है, चाबी लगाता है यहाँ पे। क्या मतलब क्या है कहने का? ठरकुल्ला कह रहा है कि विपिन से थैंक यू तो बोल दे कि यार तेरी कॉफ़ी बड़ी अच्छी थी, ताकि उसको बुरा लगे। तो मेन काम तो इनका यह है कि परेशान करना इनका मेन काम है। कॉफ़ी वॉफ़ी तो सेकेंडरी है, फर्स्ट है कि ये लोग परेशान हों, हमसे इरिटेट हो जाएं, और इरिटेट हों, लड़ें भी हमसे, हमें थोड़ी सी फुटेज मिले। बग्गा पाजी की कोई फुटेज नहीं, अरफीन की कोई फुटेज नहीं, क्योंकि जब तक वो विपिन से अविनाश से कोई पंगा नहीं करेंगे, फुटेज कहाँ से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई वाइल्ड कार्ड की भी बात कर लेते हैं यार, ऐसा ना हो कि ये लोग छूटते जाएं। अभी तक तो देखो इन दोनों को कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे करके वो मुद्दा बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। दिग्विजय बार बार विपिन से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, अविनाश से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला के रजत के मामले में, रजत का भी खुद का मामला नहीं है, सारा और अरफीन का मामला है, क्योंकि वो लोग चिढ़ते हैं विपिन से और अविनाश से खासकर। तो उन लोगों के मुद्दे को रजत ने अपना बनाया हुआ है, और रजत के मुद्दे को दिग्विजय अपना बनाना चाह रहा है। समझिए पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अब उसके बाद देखिए श्रुतिका ने भी आज बोल दिया साफ साफ कि तू मेरे लिए लड़ा, थैंक यू। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रजत का कुछ अपना मुद्दा है ही नहीं। और अगर इस वीकेंड के वार पे रजत की पिलाई नहीं होती है, रजत से बातचीत नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिग बॉस खुद चाहते हैं कि अभी ऐसे ही चलते रहने दो, ठीक ही मिल रहा है कंटेंट।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई डांट वांट नहीं पड़ेगी तो बिग बॉस उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या बिग बॉस उससे प्यार व्यार करने लगे हैं रजत से। नहीं भाई, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ बिजनेस परस्पेक्टिव से, बिजनेस के नज़रिए से उसको ये सब छूट मिल रही है। आखिर में बिग बॉस को सिर्फ कंटेंट से ही मतलब है। रजत कौन है, कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन जब तक यह है कंटेंट भरपूर मिलता रहेगा। क्योंकि दूसरे के मुद्दे को भी अपना बनाता है और अपने मुद्दे तो जो भी हैं इसके बनाता ही रहता है, वो अलग है सीन। बार बार लोग आते हैं थैंक यू बोल के जाते हैं रजत को कि तू मेरे लिए लड़ा, थैंक यू। भाई मसीहा बना हुआ है वो सबका, गालियां देगा, सॉरी बोल देगा। अच्छा चलिए, कशिश की बात कर लेते हैं भाई। कशिश फ्लैट आज नज़र आई मुझे उसकी बॉडी पे, और पूरे मज़े लिए। ये वीडियो मैंने आपको बना के आज दे भी दिया था। शिल्पा के साथ चेकआउट कर रही हैं लड़कों को, ठीक है। अगर इन दो कन्याओं की जगह दो लड़के बैठे होते और लड़कियां सामने जिम कर रही होती और लड़के चेकआउट कर रहे होते और फिजिक की बात कर रहे होते, तो फिर बताइए किस दृष्टि से आप लोग देखते, फिर क्या बोलते। फिर बेविन और अविनाश के जो फैन हेटर हैं वो ये बोलते कि यार कितने बड़े ठरकी हैं यार, गंदी नज़र से देख रहे हैं। और जिस तरह से मज़े ले रही हैं लड़कियाँ, खासकर अविनाश की बॉडी को ऐसे स्कैन मार दिया है कि यहाँ पे जो 3 तिल्लियाँ नज़र आती हैं शोल्डर पे, वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, वो मेरी वीकनेस है। खुलेआम चल रही है कहानी। भाई एक बात बताऊँ मैं कि कशिश को लड़कों का बहुत शौक़ है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। 10-10 5-5 साल के इनके रिलेशन बाहर हैं, ब्रेकअप पे ब्रेकअप चल रहे हैं इनके। कहानियाँ इतनी हैं कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं बताऊँ, क्या मैं छुपाऊँ। उसी से ठरकुल्ले से जब बात कर रही थी ये, इसने भी अपनी कहानी बताई थी कि मैं तो उसके लिए ये करती थी, वो करती थी। तो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं इनकी, और उसके बाद भी रेडी टू मिंगल हैं। अविनाश पे थोड़े से डोरे डालने की कोशिश चल रही है, नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश। हाँ, हाय वाई किया था इसने आज, देखा होगा आपने वॉशरूम में। तो मतलब इंटरव्यू में इससे करण पे क्रश था, करण की फिजिक अच्छी लगी थी। अंदर आने के बाद इसको अविनाश पे क्रश हो गया। और प्रोमो जो आया है उसमें ये दिग्विजय को मनाती हुई दिखाई दे रही है कि तुम मुझे कूल वाइब्स देते हो, जो भी किया मैंने बहुत मजबूरी में किया था, तुमने मुझे अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो मुझे हर्ट होता है। तो हमने जब 3-4 दिन के अंदर ही अंदर इसके 3 व्यू देख लिए। पहला इसे करण, दूसरा अभी अविनाश की तारीफ़ कर दी इसने और नज़दीकियाँ भी बढ़ाना चाहती है, और तीसरा हमने प्रोमो में भी देख लिया कि ये दिग्विजय को भी चाहती है कहीं ना कहीं, कुछ तो है जो कि उससे इमोशनली बात कर रही है, कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो फिर ऐसी लड़की का भरोसा कैसे कोई कर सकता है भाई साहब, जिसका हर दूसरे दिन में माइंड चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों के बारे में बात करके मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें और आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। हाँ, जब तक ये शो के अंदर है, कंटेंट दे रही है, देना शुरू करेगी, ये कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाएगी। ये ऐसी लड़की है ही नहीं कि बिना कंटेंट के चली जाए। ये कंटेंट देगी, एक लव वाला देगी, किसी ना किसी से दोस्ती करेगी, चाहे दिग्विजय मिल जाए इसको या अविनाश मिल जाए। अविनाश को रोक रखा है ईशा ने, आपको याद ही होगा, देखा भी होगा। अविनाश के ऊपर चढ़ती नज़र आ रही है ईशा कि अगर इसको ग्रुप में तुमने शामिल किया, क्योंकि तारीफ़ कर दी थी ना थोड़ी सी अविनाश ने। अविनाश कह रहा है कि ये बात करना चाहती है, वाई वाई आ ही जाती है भाई, वाइब आ गई उसको। और यहाँ पे वाइब तो उसको भी आ गई ईशा को कि हाँ कुछ तो है सीन, पहले से हाय हेलो ज़्यादा हो रही है इसकी। और उधर भी सेम बात कर रही है वो कि मुझे यार अविनाश अच्छा लग रहा है, ईशा भी अच्छी लग रही है, मुझे तो एलिस से भी अच्छी वाइब आ रही है। तो ढोल तो दोनों तरफ से बजने के लिए तैयार है। अब ईशा का तो भाई मुझे तो लगता है, अब क्या ही बताऊं, देखो ये तो मेरा ही एक अनुमान है कि चाहती वो है, कुछ ना कुछ तो चाहती है अविनाश से, अविनाश भी कुछ ना कुछ तो चाहता है ईशा से। लेकिन कन्फेस भूल जाओ भैया, कन्फेस ये लोग नहीं कर सकते। नेशनल टेलीविज़न पे ये लोग नहीं बोलेंगे कि आई लव यू देन आई लव यू टू, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो सीज़न और हुआ करते थे जब गौतम गुलाटी ने खुलेआम प्यार किया था, कुशल टंडन
और गौहर खान, ये लोग खुलेआम मोहब्बत और प्यार करते थे। अब बहुत ही एडवांस लड़के लड़कियां, आजकल का यूथ बहुत एडवांस हो चुका है। इनके 2-3 रिलेशन बाहर होते हैं, अगर अंदर भी ये कोई रिलेशन को ऑफिशियल कर देंगे तो बाहर जाके क्या जवाब देंगे। तो इस वजह से ये लोग सिर्फ दोस्ती का नाम दे देते हैं और कुछ नहीं। दोस्ती के नाम पे ये हग भी करेंगे, किस भी करेंगे, सो भी एक साथ जाते हैं। ठीक है। तो दोस्त दोस्त बिन बेनिफिट आपने सुना ही है वो। तो ऐसा सीन चल रहा है। तो कशिश की तरफ से मैंने आपको बता दिया, क्लियर है कि उसके हर दूसरे दिन में माइंड चेंज होता है, क्रश चेंज होता है। दिग्विजय पे ही है उसकी आस, क्योंकि दिग्विजय से 2 रीज़न है जो कि वो बात करना चाह रही होगी। एक तो पहले से ही है बॉन्ड बना हुआ, दूसरा अगर दिग्विजय से बातचीत शुरू हो जाती है तो कंटेंट मिल जाएगा इसको। कशिश का सीन तो ये है। और ये ऐसी लड़की है ही नहीं कि ये कंटेंट ना दे, क्योंकि और मुद्दा तो इसको मिल ही नहीं रहा है। अब दूसरों के मुद्दे में अपने आप को घुसाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसे अपना कुछ ना कुछ, चाहे प्यार वाला ही एंगल निकाल, कुछ तो कर। क्योंकि वहाँ पे भैया रियलिटी शो के नाम पे कुछ भी हो रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। जैसे कि जब टास्क कराया गया तो भाई किसी की कोई बहू बनने वाली है, कोई किसी की बेटी है, कोई पत्नी है अंदर, भाई सब लड़के लड़कियां एक दूसरे की कमर पकड़ रहे हैं। रियलिटी शो बिग बॉस हैं, और सब इनकी फैमिली बाहर बैठ के देख रही होंगी ये सब चीज़ें कि लो मेरी बेटी की कमर पकड़ ली इसने। शिल्पा का पति देख रहा होगा कि लो भाई ये रजत है, बिल्कुल अड़ा हुआ है मेरी वाइफ से। ये रियलिटी शो है, यही है। आजकल का तो बहुत ही अलग ही सीन चल रहा है। तो ये है दोस्तों। अ, ठीक ही है जो भी है। आज का एपिसोड मस्त, मज़ा आ गया देखने में। और जो दिखाई दे रहा है कि टाइम गॉड तो आज फिर भी नहीं बना। इतनी सब कुछ मेहनत होने के बाद भी टाइम गॉड का पता नहीं चला। लेकिन जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक फिर से टाइम गॉड विभिन्न को चुन लिया गया है। और विभिन्न को किन शर्तों पे चुना होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि खबरें तो यही हैं। देखो अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि विभिन्न ही बन चुका है, लेकिन खबरें तो उड़ती उड़ती यही हैं कि विभिन्न बन चुका है। लेकिन किस आधार पे बना है, किन लोगों ने उसे चुना होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल तो उधर की साइड है। इधर तो सिर्फ 3 वोट हैं विभिन्न के पास। 3 लोग की वजह से बना, कैसे बना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो खैर खबर एक और है जो कि एविक्शन की है कि सारा खान को चलता कर दिया गया है। उनके वायलेंस की वजह से, रूल ब्रेकिंग की वजह से अपील की थी अविनाश ने कि भाई ये मेरे चेस्ट पे इसने कुछ मारा है, और अगर यही वायलेंस आप प्रूव कर देते हैं कि भाई जो उसने किया, तुझे मारा, ठीक है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब उसने जो किया वो जाने, तू जो करेगा तू जाने। तो वार्निंग जब दी है बिग बॉस को अविनाश ने कि भाई अगर तुम इसको जस्टिफाई करते हो तो आगे के लिए भी रेडी रहना, अगर मैं किसी को मार दूं तो फिर मेरे खिलाफ भी कुछ नहीं एक्शन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो समझा होगा कि भाई ऐसे तो ये लोग एक मारेगा, दूसरा 2 मारेंगे, तीसरा 3 मारेंगे। तो इस हिसाब से तो बहुत वायलेंस हो जाएगा और बाहर लोग आवाज़ उठाने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए बिग बॉस ने रफा दफा कर दिया और इविक्ट कर दिया है, ऐसी खबर है। तस्वीरें जब आ जाएंगी तब और अपडेट आ जाएगी निकल के। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। क्या कहना है आपके ओपिनियन के बारे में, ज़रूर आप अपनी राय रख देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।